हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हम लोग अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आज आप लोग आए हैं क्वेश्चन में टॉपिक को खत्म करने। जैसा कि आप सबको मतलब टॉपिक करने में प्रॉब्लम होती है, टॉपिक बोरिंग लगते हैं, तो आप चाहते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले। लेकिन जब हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम टॉपिक को पकड़े, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक पकड़े और उन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा सेल यानी कोशिका। कोशिका चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैक्सिमम चांसेस है घूम फिर के मैंने सारे के सारे यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं रखा गया तो मैंने वो क्वेश्चन मोल्ड करके रखा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बताया, उसके 4 ऑप्शन दूंगी मैं आपको। उन चारों ऑप्शन को जब मैं आपको समझाऊंगी तो यानी कि आप ये समझो कि एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना उसको गुना 4 कर देना, उतने क्वेश्चन आज की क्लास में हमारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये मैंने क्यों किया, ये इसीलिए किया ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने। जो कि आप बोर हो जाते हो टॉपिक में, आपको लगता है इतना क्यों याद करें, तो भाई जिससे रट्टा लगता है वो क्वेश्चन का रट्टा लगाओ, जिसको समझ में आता है वो अच्छे से समझो। लेकिन बस हमें मोटिव क्या है हमारा कि एग्जाम में स्कोर है, चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारे पास, क्योंकि साइंस जो है हमारी, विज्ञान जो है वो हर एग्जाम में आता है। ठीक है, कहीं पे 4 नंबर का आता है, कहीं पे 8 नंबर का, कहीं पे 12 का, कहीं पे 16 का, कहीं पे 40 का, कहीं पे 60 का। तो साइंस तो हर जगह पे आती है भाई। बस हमें चूज करना है कि हमें कितनी साइंस पढ़नी है। क्या हमें इतने लिमिटेड क्वेश्चन देखने हैं या हमें वाइड साइंस पढ़नी है, वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सेल यानी कोशिका चैप्टर से। रेडी, चलिए फर्स्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोगों को कोई भी चीज कोशिका चैप्टर में ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको सेल टॉपिक की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वो ओपन करेंगे और सेल टॉपिक को देखेंगे। वहां पर टॉपिक भी जो है ना, उसके अंदर के टॉपिक भी हेडिंग के साथ लिखे हुए हैं। तो आप वहां से जहां पे आपको कंफ्यूजन है या जिस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ना। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा सेल, क्योंकि आप लोगों ने सेल को पोल के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया, इसीलिए सबसे पहले हम सेल करेंगे। उसके बाद दूसरा परसेंटेज यूनिट एंड डायमेंशन को था, वो करेंगे। फिर तीसरा नंबर वाला करेंगे और उसके बाद ऐसे करके टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी एक दिन में 2 वीडियो दे पाऊं ताकि एग्जाम तक आपका सिलेबस हो जाए कंप्लीट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। निम्न में से क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता। ऑप्शन है आपके पास सेल वॉल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियोलस। अब समझो जल्दी से, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक जो होती है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुराना, क्या होता है, पुराना। और कैरियोट का मतलब होता है नाभिक या केंद्रक यानी न्यूक्लियस। जब किसी कोशिका के पास केंद्रक पुराने जमाने का हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल सा दिया था कि पहले ना नोकिया का फोन चलता था, ठीक है, वो बटनों वाला, अब चलते हैं स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अगर हम पुराना नोकिया का फोन उठाएंगे तो उसमें फीचर्स कम होंगे, लेकिन आज के स्मार्टफोन में कितनी सारी चीजें हैं, है ना। तो बस ऐसा ही था, जब पहले दुनिया आई ना तो दुनिया में आए थे प्रोकैरियोटिक, जो पुराने जमाने के थे, उनके पास हर चीज पुराने जमाने की थी। ठीक है, मतलब जो इतना ज्यादा क्या कहते हैं हम, मॉडर्न नहीं थे। ठीक है, लेकिन आज जो है, जो सेल आज बनती है यूकैरियोटिक, वो नए जमाने की है। तो प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है कि पुराने जमाने की होती है क्योंकि इसमें पुराना केंद्रक होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इनके पास क्या होता है, देखो हमारे केंद्रक में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्या होता है, तो उसके अंदर होता है हमारा डीएनए, हमारा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, मेनली लेकिन डीएनए और न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन इन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये कोशिका है, ठीक है, ये भी एक कोशिका है, क्या होता है हमारे पास, डीएनए होता है, ठीक है, इसके पास भी डीएनए होता है। क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोलस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन हमारी कोशिका में ये पड़ा होता है एक और न्यूक्लियस की झिल्ली के पास, यानी ये है केंद्रिका झिल्ली जिसके अंदर ये सामान पड़ा है, लेकिन यहां पर ये बेचारा ऐसे ही लटका हुआ होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब क्वेश्चन क्या है, देखो इनमें से क्या मौजूद नहीं होता, तो कोशिका भित्ति दोनों में होती है।
ठीक है, कोशिका भित्ति सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो दोनों में होती है। दूसरा है राइबोसोम। तो राइबोसोम इसके अंदर होते हैं 70S, लेकिन यूकैरियोट में होते हैं 80S, लेकिन होते दोनों में है। ठीक है, दो टाइप के राइबोसोम है, ये पुराने जमाने का है, ये नए जमाने का है, लेकिन होते दोनों में है। ठीक है, राइबोसोम भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखो मैंने दोनों में बनाया, बचा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट्स, यह है शक्ति घर, शक्ति बनती है जहां पर ऊर्जा बनती है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता हमारे प्रोकैरियोट के पास। तो आंसर जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत है बताओ, सिंपल सी चीज कि प्रोकैरियोटिक यानी पुराने जमाने वाले, तो उनके अंदर अच्छी अच्छी कोशिकाएं नहीं होती। ठीक है, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, या फिर हमारा राइबोसोम तो दोनों में होते हैं, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, प्रद्वयी झिल्ली हो, ये सब जो हैं ये प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वो याद कर लो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है हमारे पास, सिंपल सी रिएक्शन है हमारी, क्या होती है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ जब हमारी हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर हम डाल देते हैं पानी, तो पौधों के अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी हरित लवक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन आपने लिख दी ना, तो जहां पर भी आपको बायो का प्रकाश संश्लेषण शब्द दिखेगा ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सनलाइट होती है, यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, तो बन जाती है हमारी ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ठीक है, या फिर मैं बोलूं ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ये बनता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्या वो मदद कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हरित लवक। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, छोड़ना तो हमें कुछ है नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट। क्या ऑप्शन है, क्रोमोप्लास्ट। अब प्लास्ट तो हमारा लवक है, क्या है, लवक, लेकिन क्रोमो है रंगीन, तो रंगीन लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वो लवक जो कि पौधों को रंग देता है। आपको कोई फूल सफेद दिखता है, कोई नीला दिखता है, कोई पीला दिखता है, वो क्यों, अलग अलग क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको याद रखना है, ल्यूको जो है वो खाने को संग्रहित यानी फूड को स्टोर करने के लिए होता है। और चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो स्टोर करता है, ये कलर देता है, फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करता है, सिर्फ ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वापस से क्या हुआ, एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं बताऊं 4 से भी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the function of ल्यूकोप्लास्ट। अभी अभी डिस्कस किया, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है। तो पहला फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कहीं दिखा था, नहीं दिखा, प्रकाश संश्लेषण तो नहीं है। स्टोरेज ऑफ फूड, खाना संग्रहित करना, बिल्कुल सही। तो तीसरे का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, यानी स्टोरेज ऑफ फूड इसका सही आंसर है। कलर देना किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का, और ऑल ऑफ द अबव किसका है, ऑल ऑफ द अबव सबका अलग अलग कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। निम्न में से क्या कोशिका का अजीवित पार्ट होता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, एक कोशिका के पास देखो क्या होता है, सबसे बाहर होता है सेल वॉल, सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। अपने घर के अंदर क्या होती है बताओ, सबसे पहले घर के बाहर दीवार ही होती है ना, वही तो दीवार है ये। फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली दूसरे नंबर पे। फिर होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। अंदर क्या होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये मेन होता है हर कोशिका के अंदर।
मतलब लगभग कोशिका के अंदर। वो बात अलग है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट में होती है। सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? पादप में होती है, ठीक है। एनिमल्स में यानी जंतुओं में सेल वॉल नहीं होती, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से क्या नॉन लिविंग पार्ट है? तो नॉन लिविंग पार्ट स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होती है। यह अजीवित पार्ट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। तो आपको याद रखना है नॉन लिविंग पार्ट क्या है, तो सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो नॉन लिविंग होती है। घर की दीवारें क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, नन ऑफ द अबव दिख रहा है। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसका आंसर चला जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक? देखो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप उस सिर्फ क्वेश्चन का नंबर जो है वो कमेंट में लिख दिया करो, अगली क्लास में वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सारे इसमें क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। देखो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कौन है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कौन है? लार्ज। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कौन है? लॉन्ग। किसमें बोल रही हूं मैं? ये मैं बात कर रही हूं मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे छोटी होती है स्पर्म, मेल गैमीट जिसे बोलते हैं शुक्राणु। सबसे बड़ी होती है ओवम, मादा गैमीट जिसे बोलते हैं अंडाणु। और सबसे लंबी होती है न्यूरॉन, जो कि है हमारी तंत्रिका कोशिका, जो कि हमारा पूरा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु और हमारी तंत्रिकाएं यानी नर्व बनाती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए, अब क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है स्पर्म, तो ये तो सबसे छोटी होती है। ओवम, ये तो सबसे बड़ी होती है। नर्व सेल, बिल्कुल, न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं, तो ये क्या है? सबसे लंबी। और चौथा दिख रहा है नेफ्रॉन। अब ध्यान रखना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन मिलते जुलते शब्द जरूर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। न्यूरॉन कहाँ के लिए? दिमाग के लिए। और नेफ्रॉन कहाँ के लिए? गुर्दों के लिए, किडनी के लिए है नेफ्रॉन हमारा, ठीक है। किडनी की आधारभूत इकाई नेफ्रॉन, लेकिन हमारे दिमाग की आधारभूत इकाई न्यूरॉन। क्लियर है? तो आंसर चला गया हमारे पास सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन मेनली। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलता है? तो देखो कभी आपने देखा होगा पौधों में क्या होता है, जो जड़ें होती है ना, ये जो जड़ें हैं इसके अंदर ना कई बार ऐसे गांठें होती है, ऐसे, ठीक है। आलू होता है, जो आलू भी क्या होता है? ऐसे ही पड़ा होता है नीचे। तो हमेशा याद रखना कि पौधों में अगर खाना संग्रहित करने की बात हो ना, यानी स्टोर कौन करता है, तो जड़ें जो है, रूट्स जो है ना, वो सबसे आगे रहती है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता था स्टूडेंट्स? ल्यूकोप्लास्ट खाने को संग्रहित करता था। अब हमने बात की अच्छे से, ल्यूकोप्लास्ट खाने को संग्रहित करता है। और मैंने बोला खाना संग्रहित करने में कौन सबसे आगे है? तो वो हमारा रूट्स है। जैसे कि यार सिंपल सी बात है, हमारे घर में क्या होता है, जब हमें खाना स्टोर करना होता है ना, तो एक पर्टिकुलर इलाका होता है। किसी के घर में कोई स्टोर रूम होता है जहाँ पे वो हमेशा खाने को स्टोर करता है। किसी के घर में कोई अलमारी होती है कि भाई राशन आएगा सारा यहाँ लग जाएगा। किसी के घर में कोई छोटा खाना होता है कि यहाँ पर सारा राशन स्टोर हो जाएगा। मतलब स्टोर करने की एक जगह फिक्स होती है कि यहाँ पर इकट्ठा करेंगे सामान को। बस वैसे ही कोशिकाओं के अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। पौधों में कौन है ऐसा कमरा? तो वो है जड़ें। तो क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? जड़ों में मिलेंगे, क्योंकि संग्रहण का काम, स्टोरेज का काम कहाँ पर है? रूट्स में है। क्लियर है ये बात? हमेशा याद रखोगे। खाना बनाता कौन है पूछा जाएगा ना, तो हमारी पत्ते आएंगे, लीव्स आएंगे, क्योंकि उसके पास क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन खाना स्टोर करने की बात की जाएगी तो हमेशा जड़ आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या चला जाएगा हमारे पास? आंसर चला जाएगा रूट, यानी कि जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 7। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मौजूद नहीं होता? तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो भाई पहला क्वेश्चन याद है क्या था? प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट में नहीं होता। बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन
but it becomes colored when ripe. According to you, what is the reason behind the color change? हिंदी में सुनो, आपने ऐसा देखा होगा कि जब फल पका नहीं होता तब वह हरे रंग का होता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो उसका रंग बदलने लगता है। यानी कि फल के पकने पर उसका रंग बदलना किस वजह से होता है? तो रंग मैंने क्या बताया, रंग कौन करता है? रंग करता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। देख रहे हो आप, क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक जो है, यह रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं जब भी रंगीन हिंदी में देखूंगा ना तो मैं उसको टिक कर दूंगा, हरित हिंदी में देखूंगा उसको टिक कर दूंगा, तो गलत हो जाएगा। पेपर वाले कहीं पर हरित लवक, कहीं पर रंगीन लवक नहीं लिखते, वो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में भी क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में भी क्रोमोप्लास्ट लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा हिंदी में मत जाना, ज्यादा हिंदी जाओगे तो पेपर वाले आपको ये दिखा देंगे कि भाई इतनी हिंदी में मत आओ, क्योंकि पेपर ही नहीं यूज करता इतनी हिंदी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट याद रखना, मैं हरित लवक बताती हूं ताकि आपको और अच्छे से याद रहे। क्रोमोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट याद रखना। तो रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन में क्लोरो है, क्रोमो है, ल्यूको है, तीनों के बारे में आपको अच्छे से बता चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा बनती है ना, देखो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना अंदर जाके क्या होता है? पचता है, ठीक है। पच के क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज में कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। देखो मैंने डाइजेशन करवा दिया, रेस्पिरेशन करवा दिया, तो दोनों को मिला दो। खाना पचने के बाद उसका रेस्पिरेशन होता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलते हैं। लेकिन एनर्जी बनाता कौन है? तो हमेशा याद रखना है, एनर्जी बनाने का कारखाना है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा घर है। अब ऑप्शन और देख लो। पहला ऑप्शन है किचन। खाना कौन बनाता है? खाना कौन बनाता है बताओ? जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्योंकि ग्लूकोज कब बनती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब कार्बन डाइऑक्साइड में पानी मिलता है तो वहां पर क्या बनती है? वहां पर ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज ही पौधों का खाना होता है। खाना कहाँ बने? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के अंदर। तो हरित लवक क्या है? किचन है। रसोई घर कौन है? हरित लवक। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम होता है स्टूडेंट्स राइबोसोम का, याद रखना। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ब्रेन, तो किसी भी कोशिका का मस्तिष्क होता है उसका केंद्रक, उसका न्यूक्लियस, याद रहेगी। किचन कौन है? किचन है हमारी हरित लवक। उसके बाद हमने आया प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछ लिया जाए मस्तिष्क कौन है? न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द साइंटिस्ट हु कॉइंड द टर्म सेल। तो सेल यानी कोशिका शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपको याद रखना है, आंसर नंबर 10 है 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था? कोशिका शब्द दिया था। इन्होंने पहली बार मृत कोशिका खोजी थी। इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर मिले जिनको इन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। कब? 1665 में। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो प्रोटीन और लिपिड हमें जरूरत, देखो यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर और मिल रहा है। क्या है? देखो कोशिका में कोशिका झिल्ली के लिए प्रोटीन और लिपिड बनाने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे आप समझ रहे हो प्रोटीन और लिपिड क्यों चाहिए? कोशिका झिल्ली के लिए चाहिए। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो रहा है कि भाई जो कोशिका प्रोटीन और लिपिड बनाती है ना, वो कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे कि ये प्रोटीन और लिपिड बनाता कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। लेकिन मैंने लिपिड फैक्ट्री नहीं बोला था प्रोटीन को, राइबोसोम को। मैंने बोला था प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। लेकिन आपको साथ ही साथ याद रखना है स्टूडेंट्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ER, अंतरप्रद्रवी झिल्ली, कभी अंतरप्रद्रवी झिल्ली आज तक पेपर में नहीं आया, आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि राइबोसोम, ये क्या है? ये है राइबोसोम। ये क्या है? ये है राइबोसोम। ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या, हमेशा क्या होता है
कहीं कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। तो अब सोचो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम होता है ना, ये भी प्रोटीन बनाती है, ठीक है। और देखो एक स्मूथ सा धागा लिया आपने, उस धागे पे हाथ फेराओ, वो एकदम स्मूथ जाता है, लेकिन उसमें मोती डाल दो, अब आप हाथ फेराओ, आपको उबड़ खाबड़ आएगा। बस ऐसा ही है, ये उबड़ खाबड़ा रास्ता है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, रफ यानी आर यानी राइबोसोम है, तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी प्रोटीन। अब स्मूथ भी तो कुछ ना कुछ करेगी बेचारी, क्या करेगी बैठी बैठी, तो ये बनाती है स्टूडेंट्स लिपिड। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता है, तो आंसर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। वैक्यूल क्या करती है, रिक्तिका, तो ये खाने को संग्रहित करती है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट करती है ना, वैसे ये भी करती है। लाइसोसोम क्या करता है, नया शब्द आया लाइसोसोम, तो आगे क्वेश्चन भी आएगा स्टूडेंट्स। लाइसोसोम जो है पहला तो खाने का पाचन करता है। खाने का क्या मतलब, अगर सेल को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज का पाचन करना है ना, तो ये करता है। और दूसरा यह होती है सेल की आत्मघाती थैली, ठीक है। यानी कि देखो जब ना पता है मतलब जैसे बहुत ज्यादा जो सच्चे इंसान होते हैं, ऑनेस्ट लोग, मूवीज में देखा होगा आपने, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है ना, तो वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मूवीज में ऐसा होता है कि जब किसी बहुत अच्छे इंसान से कोई गलत काम हो गया तो वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी कोई कोशिका है, मान लीजिए वो गलत काम करने लगी, यानी कि कोई जहरीला पदार्थ बनाने लगी, या उसके अंदर कोई जहरीला पदार्थ एंटर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कोशिका अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन उस जहर की वजह से वो बुरी हो गई। जैसे ही वो बुरी हुई ना, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस कोशिका को मार देगा, ठीक है। उसी कोशिका में ये बैठा था और उसी को इसने मार दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये मूवी में जैसे गलती होने पर आत्महत्या होती है ना, ये भी आत्महत्या हो गई, तो क्या हो गया, ये आत्मघाती थैली हो गई, ठीक है। आई होप एग्जांपल आपको अच्छा लगा होगा, पता नहीं कैसे मैंने बना दिया। नेक्स्ट आता है वैक्यूल, तो मैंने आपको बता दिया, लाइसोसोम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू, कोशिकीय श्वसन किससे जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में पहले पाचन होता है, फिर रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है, और श्वसन में ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। तो श्वसन से कौन जुड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो तो प्रोटीन और लिपिड बनाती है। वैक्यूल वो तो खाने को स्टोर करती है। लाइसोसोम वो तो भाई क्या करती है, पाचन करती है, डाइजेशन करती है, ठीक है, या फिर सुसाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक से क्या जुड़ा हुआ है, तो भाई फिर आ गया, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो फोटोसिंथेसिस हमारा आंसर चला गया। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, इसका आंसर क्या चला गया, 13th का फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपको दिख रहा है डाइजेशन, तो डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। एक्सक्रीशन वो भी लाइसोसोम करता है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, तो आपको आंसर मिल गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, कोशिका में लिपिड कहाँ बनता है, तो प्रोटीन और लिपिड कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर और डीपली जाओगे तो रफ वाली क्या बनाती है, प्रोटीन, और स्मूथ वाली क्या बनाती है, लिपिड। तो आंसर चला गया हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। तो आंसर क्या चला गया, क्वेश्चन नंबर 14 का चला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द सेल थ्योरी, निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता। तो सबसे पहले जान लो कोशिका सिद्धांत क्या है। देखो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले तो 3 साइंटिस्ट का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, कौन है, एक है शील्डन, कौन है, शील्डन, दूसरे हैं स्क्वान, और तीसरे हैं वर्चाओ। इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब सेल थ्योरी है क्या, सुन लो बस, पूछी नहीं जाएगी, पूछी जा भी सकती है। सेल थ्योरी क्या है, हर एक जीव,
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे, बहुत सिंपल सी आप समझ जाओगे, हर एक जीव, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो यानी पौधे हो, चाहे वो एनिमल हो यानी जंतु हो, चाहे वो हम भी एनिमल में आते हैं, हम सब मिलकर बने हैं कोशिकाओं से। दोबारा सुनो, हर दुनिया में पाए जाने वाला हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है कोशिका यानी सेल से। हर प्लांट बना है सेल से, हर एनिमल बना है सेल से। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या बोला कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसकी? किसी भी बॉडी की, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसी भी पिंड की। कौन? कोशिका। तीसरा पॉइंट जो वर्चाओं ने बोला बाद में, ठीक है, वर्चाओं ने बाद में बोला, इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि कोई पेरेंट होगा जिनसे कि ऑफस्प्रिंग होंगे, माँ बाप से बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के और बच्चे होंगे, फिर और बच्चे होंगे, यानी कि कोई भी नई कोशिका एवं भगवान ने जादू से नहीं प्रकट करी। हमेशा 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 कोशिकाएं जो नई है वो पुरानी से ही बनती है। ये थी हमारी वर्चाओं की बात। ठीक है, और किसकी बात? शिल्टन और स्क्वान की बात। तो इन तीनों ने मिलकर लेकिन एक बात और बोली। मैंने क्या बोला? देखो, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, लेकिन मैंने कहीं वायरस नहीं बोला, कहीं विषाणु नहीं बोला, क्योंकि ये थ्योरी दुनिया में हर जीवित प्राणी पे लगती है लेकिन विषाणु पे नहीं लगती, क्योंकि विषाणु ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग। वो अभी अगर यहाँ पर हवा में पड़ा है तो वो नॉन लिविंग होगा, लेकिन जैसे वो मेरी बॉडी में जाएगा वो लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोशिका थ्योरी अगर किसी पे वैलिड नहीं है ना तो वो है वायरस, तो वो क्या है? विषाणु है। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया है। कोशिका सिद्धांत किस पर नहीं लगता, किस पे नहीं लगता? तो ऑप्शन 4 आपको मिल रहा है, वायरस यानी विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ फॉर्म ऑफ सेल कंटेनिंग सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल इज। एक कोशिका का प्रकार जिसके पास कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, एक बड़ी सारी कोशिका रिक्तिका होती है और नाभिक होता है, उसे क्या कहेंगे? यानी कि हमारे पास क्या है? हमारे पास कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, और जैसे ही आपको पता लगा ना कि ये कोशिका भित्ति है, इसका मतलब ये जंतु कोशिका तो हो नहीं सकती। ये जंतु कोशिका तो नहीं हो सकती क्योंकि एनिमल सेल के पास तो कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा क्या बोला? एक बड़ी सारी वैक्यूल है। तो अब एक और बात याद रख लो, ये जो वैक्यूल है ना, ये भी जंतु कोशिका के पास क्या तो नहीं होती या बहुत छोटी होती है। ठीक है, और तीसरा क्या बोला? नाभिक भी है, वो भी पेरिफेरी यानी साइड में पड़ा हुआ है। तो ये कौन होगा स्टूडेंट्स? देखो, जंतु तो हो नहीं सकती। ऑप्शन क्या है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ, नन ऑफ द अबव। जंतु हो नहीं सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा? यह है पक्का पक्का क्या है? पादप कोशिका है। यह है पक्का पक्का क्या है? पादप कोशिका है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मुझे पता है क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, बट कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। लंबी क्लास देखो और पूरे के पूरे टॉपिक को क्वेश्चन में खत्म कर दो। ठीक है, 17, डीएनए इन द सेल है। कोशिका में डीएनए के पास क्या होता है? तो डीएनए की फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? डीएनए की फुल फॉर्म जानते हो? क्या होती है बताना? ये होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो डीएनए के पास क्या है? देखो ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है? दिख तो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या लिखा हुआ है मैंने? न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो आंसर क्या चला गया? न्यूक्लिक अम्ल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जीवों में जो संरचना भी बनाती है यानी एक शेप देती है और कार्य भी करती है यानी फंक्शन भी करती है? तो आप सब जानते हो हम सब किससे मिलकर बने हैं, चाहे वो हम हो चाहे वो प्लांट्स हो, वायरस के अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है भाई? सेल यानी कोशिका ही तो है। हर चीज देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूं, अब भी बताती जा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन भी देख लेते हैं। टिश्यू, तो ऊतक क्या होता है? जब कोशिका मिलती है तो ऊतक बनता है। ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? जब ऊतक मिलते हैं
तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी कि सीधी सी बात है, जब लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिंबाणु, ये सब मिले, ये सब क्या है, सेल है, ये सब मिले तो बना क्या, हमारा ब्लड यानी हमारा रक्त। तो ब्लड क्या हुआ, एक टिश्यू हुआ, एक ऊतक हुआ। अब जब टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सर्कुलेटरी, हमारा हार्ट बन रहा है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स बन रही है, तो वो क्या हुई, ऑर्गन्स हुई। और जब वो मिली तो क्या बना, पूरा हमारा परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बना। तो सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। क्या हुआ, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र। एक और एग्जांपल सुनो, हमारी न्यूरॉन, नर्व सेल, हमारी तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बना, हमारा नर्वस टिश्यू बना, यानी तंत्रिका ऊतक बना। तो सेल से ऊतक बन गया, नर्वस टिश्यू से मिलकर हमारा ब्रेन बना, हमारी मेरुरज्जु बनी, स्पाइनल कॉर्ड बनी, ये हमारी ऑर्गन्स है। और जब ये मिली तो पूरा तंत्रिका तंत्र बना, पूरा नर्वस सिस्टम बना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कोशिका क्या है, हमारी आधारभूत इकाई, उससे मिलकर टिश्यू, उससे मिलकर ऑर्गन, और उससे ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजेनरेटिव पावर। मानव शरीर की कौन सी कोशिका में सबसे कम दोबारा बनने की क्षमता होती है। देखो, अगर हमारे कोई चोट लग जाती है या कहीं की सेल डैमेज हो जाती है तो वहां पे नई सेल उग जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ, ये याद कर लो, समझने का कुछ नहीं है इसमें, याद कर लो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, यानी हमारे नर्व सेल है, यानी हमारी न्यूरॉन है, हमारे तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, ये कभी दोबारा नहीं बनती, ठीक है, या बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये दोबारा बन जाए। तो सबसे कम दोबारा बनने की क्षमता यानी रीजनरेशन पावर किसमें होती है, न्यूरॉन में, तंत्रिका कोशिका में। तो आंसर चला गया क्वेश्चन नंबर 19 का न्यूरॉन। क्या चला गया, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। एपिथेलियल सेल क्या होती है, जो हमारी स्किन बनाती है, चोट लगती है, स्किन उखड़ती है, फिर नई आ जाती है। मसल सेल्स, जो हमारी मसल्स बनाती है, मसल्स में भी डैमेज होता है, काफी बार मसल के लिगामेंट्स टूट जाते हैं, टेंडन टूट जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन वो फिर ठीक हो जाती है। और 3 ही ऑप्शन है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन भी दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, जो हमारे गुर्दे की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कि निम्न में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया था स्पर्म यानी शुक्राणु सबसे छोटा होता है, लेकिन नहीं, मैंने बोला था मानव शरीर में सबसे छोटा शुक्राणु, सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे लंबा न्यूरॉन। अब इसने कहीं पे मानव शरीर नहीं बोला, इसने बोला है जनरली बताओ। तो जनरली आपसे जब भी पूछा जाए ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखनी है 2 चीजें। सबसे बड़ा है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है ना उसका एग, अंडा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, तो माइकोप्लाज्म, एक तरीके का ब्लैक बैक्टीरिया है, ये सबसे छोटा है। तो आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 20 का, क्या है, माइकोप्लाज्म। ऑप्शन में भी दिख रहा है, देखो, माइकोप्लाज्म, अमीबा, पैरामीशियम, नन ऑफ द अबव। तो माइकोप्लाज्म क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए पढ़िए। द स्टडी ऑफ द सेल नोन एज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी, जिसमें साइटो का मतलब है कोशिका, लॉजी का मतलब है अध्ययन, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यू का, ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। मोर्फोलॉजी, जब हम किसी भी चीज की अंदरूनी जानकारी लेते हैं ना, कि पौधा है, पौधे के पास कितनी पंखुड़ियां हैं, कितनी अंदर के मेल के एंड्रोशियम है, कितनी ओवरी है, ये होती है मोर्फोलॉजी। और बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बता तो चुकी। ऑप्शन है शील्डन, बिल्कुल दिया था, स्क्वान बिल्कुल दिया था, रॉबर्ट वर्चाओ बिल्कुल दिया था। आंसर आ गया ऑल, आंसर चला गया ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इज। देखो यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया कि केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब कब की, तो आपको याद रखना है ये की थी 1831 में, याद रखना है 1831 में। कोशिका कब खोजी थी, 1665 में। किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब खोजा, 1821 में, 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटोप्लाज्म इज, प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको लिख लेना।
हमारा केंद्रक प्लस हमारा साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था परकिंजी, हिंदी में लिखती हूँ परकिंजी। क्या नाम था? परकिंजी। इन्होंने बोला कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म है। अब झिल्ली के अंदर क्या होता है, एक तो कोशिका द्रव पड़ा होता है, एक केंद्रक पड़ा होता है, तो वो दोनों मिलके क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन मिलेगा ए न्यूक्लियस, बिल्कुल, बी साइटोप्लाज्म, बिल्कुल, सी बोथ, बिल्कुल। तो दोनों साइटोप्लाज्म भी और केंद्रक भी दोनों मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और किसने बताई ये बात? तो परकिंजी ने बताई। ठीक है, परकिंजी ने, परकिंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? निम्न में से क्या जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होती है? तो एक तो देखो, मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति, लेकिन इसने कोशिकांग बोला है तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। कोशिका भित्ति हमें पता है। और क्या आपको मैंने बताया था? मैंने बोला था कि वैक्यूल, रिक्तिका, अभी बताया था जब मैंने प्लांट सेल बना के दिखाई थी कि या तो एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं होती या बहुत छोटी होती है। तो कौन नहीं होता? रिक्तिका नहीं होती। आंसर क्या आ गया? ए वैक्यूल। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में नहीं होती, होती है, वही तो ऊर्जा बनाती है। लाइसोसोम हमारे में नहीं होता, होता है, वही तो सुसाइड करवाता है, हमारी नहीं, सेल की। राइबोसोम हमारे अंदर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल किससे मिलकर बनता है? तो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, सारा कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ। अभी सेल वॉल किससे मिलकर बनता है? तो सेल वॉल अकेला ऐसा भाग है जो कि नॉन लिविंग होता है और मिलकर बनता है सेल्यूलोज से। सेल वॉल किससे मिलकर बनता है? सेल्यूलोज से। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक नई बात बताती हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया यानी जीवाणु का सेल वॉल किसका बना होता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है पेप्टिडो ग्लाइकन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन की। ठीक है, और एक और बात सुनो, अगर कवक की पूछ ली जाए यानी फंगस की पूछ ली जाए तो याद रखना काइटिन, जिसे चिटिन बोल देते हो आप, तो काइटिन जो है उसकी बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल? कोशिका की पाचन थैली कौन है? तो मैं बता चुकी हूँ, पाचन थैली कौन है? लाइसोसोम, जिसे कि आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और बाकी बचे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो ऊर्जा घर है। वैक्यूल, ये तो स्टोर करता है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो कोशिका में होती नहीं, वो तो हम में होती है ना, क्योंकि वो तो एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन इट्स ओन डीएनए? तो याद रखना, क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, निम्न में से किस कोशिकांग में उनके पास खुद का डीएनए नहीं होता? तो यहां पर याद कर लो स्टूडेंट्स कि हमारे अंदर क्या मैंने बताया, हमारे अंदर होती है कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो हर कोशिका के पास डीएनए होता है। ठीक है, हर कोशिका के पास यानी सेल के पास डीएनए होता है। अब दो चीजें और याद रखो जिनके पास डीएनए होता है। पहला आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसके पास भी खुद का डीएनए है। और दूसरा आपको याद रखना है प्लास्टिड, इनके पास भी खुद का डीएनए है। प्लास्टिड भी नहीं, एक्चुअली आप याद रखो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के भी पास भी खुद का डीएनए होता है। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। इनके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको टिक लगा देना। तो निम्न में से किसके पास खुद का डीएनए नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, और कोशिका के न्यूक्लियस के पास, क्योंकि कोशिका के अंदर तो न्यूक्लियस ही है ना, उसके पास भी होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा 28 का रिक्तिका यानी वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए? इनमें से किसके पास डीएनए होता है? तो लाइसोसोम लिखा मैंने, नहीं लिखा। वैक्यूल नहीं लिखा। माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। दोनों तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि होता है कैसे आएगा, ना होता कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम की खोज किसने की? तो पलाडे ने खोज की राइबोसोम की। ठीक है, पलाडे ने खोज की राइबोसोम की। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो होती है वो खत्म। ठीक है, हमारा सेल टॉपिक, कोशिका टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ना,
सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर से उधर से मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चाहे वो मैंने एक्स्ट्रा थ्योरी में बताए, चाहे वो मैंने क्वेश्चन में बताए, चाहे वो मैंने ऑप्शन में बताए, लेकिन पूरा सेल चैप्टर आपका खत्म हो गया, आप ये मान लीजिए, ठीक है। सेल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप डेफिनेटली सही करके आओगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जो भी टॉपिक आप करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।